नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद एक बार फिर पाक लड़ाकू विमान भारतीय सरहद को पार किया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय लड़ाकू विमान ने पाक विमान का पीछा कर एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन उसी वक्त पाक एयरफोर्स का गोला भारतीय लड़ाकू विमान पर आ गिरा, जिससे भारतीय लड़ाकू विमान डिसबैलेंस हुआ और पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरा। भारतीय लड़ाकू विमान का संचालन कर रहे विंग कमांडर अभिनंदन अपने लड़ाकू जहाज के क्रैश होने के बाद पैराशूट से बाहर निकले। जब विंग कमांडर पैराशूट से बाहर निकले तो पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरे, जिन्हें पाक रेंजरों ने पकड़ लिया। लेकिन भारत के दबाव के आगे कायर पाकिस्तान को झुकना पड़ा और जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करना पड़ा। लेकिन जब शुक्रवार रात 9 बजे के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और विदेश विभाग के अधिकारी अटारी वाघा बॉर्डर तक विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने आए, इस दौरान एक महिला भी विंग कमांडर के साथ मौजूद थी। वो उनके साथ अटारी वाघा बॉर्डर तक चल कर आई। इस महिला पर सबकी निगाह लगी रही और सवाल उठने लगे कि आखिर ये महिला कौन है। कुछ लोग जानकारी न होने की वजह से ये बात कहने लगे कि ये महिला विंग कमांडर की पत्नी है, लेकिन हम आपको चौंकाने वाली खबर अब बताने जा रहे हैं कि ये महिला विंग कमांडर अभिनंदन की न तो पत्नी है और न ही रिश्तेदार। ये महिला पाकिस्तान विदेश विभाग में भारत मामलों की डायरेक्ट है, जिसका नाम फरीहा बुख्ती है। फरीहा बुख्ती पाकिस्तान विदेश सेवा की अधिकारी है, जो भारतीय विदेश सेवा IFS के समकक्ष है। फरीहा बुख्ती भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले को भी देखती हैं। फिलहाल जाधव पाकिस्तान की गिरफ्त में है। पिछले साल जब जाधव की मां और पत्नी उनसे मिलने पाकिस्तान गए थे, तब भी फरीहा बुख्ती मौजूद थी। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया था। इसमें काफी भारी संख्या में आतंकी मारे गए थे। भारतीय वायुसेना के मिराज विमान अपने मिशन को अंजाम देने के बाद सकुशल वापस लौट आए थे और पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पाया। जब पाकिस्तान को इसकी जानकारी हुई तो वो बौखला गया और फिर भारतीय सीमा पर हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने इसको मार गिराया। इस दौरान अभिनंदन का विमान MiG-21 भी गिर गया और वो एग्जिट कर गए थे, जो हम ऊपर बता चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो जारी किया और 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने तो पहले 2 भारतीय पायलटों को हिरासत में लेने का दावा किया, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदला और कहा कि उसकी हिरासत में सिर्फ एक ही भारतीय पायलट है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से सख्त लहजे में कहा कि वो इसके पायलट अभिनंदन को फौरन रिहा करे। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो भारतीय पायलट अभिनंदन को शुक्रवार को छोड़ देंगे। इसके बाद शुक्रवार सुबह से ही भारत में अभिनंदन की वापसी का इंतजार होता रहा और रात हो गई, लेकिन 9 बजे तक अभिनंदन की वतन वापसी नहीं हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने कागजी कार्रवाई में देरी की दलील दी और फिर रात 9:20 पर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारी उनको लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर रात तक अभिनंदन दिल्ली पहुंच आए हैं, जहां पर उनका मेडिकल कराकर सैन्य अधिकारियों के निगरानी में रखा गया है। जो भी हो, ये बात तो साफ तौर से क्लियर है कि विंग कमांडर के साथ आई महिला उनकी पत्नी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक विदेश विभाग की अधिकारी थी। माय कलीग श्री हरदीप पुरी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, greetings to all those gathered here today. You are all important stakeholders in this historic effort to provide a home for every Indian. एक महीने में दूसरी बार मुझे हाउसिंग सेक्टर के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और ये हमारे उस कमिटमेंट को दिखाता है कि मध्यम वर्ग के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हम कितने गंभीर हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कई साथी हैं जो क्रीडे के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। साथियों, तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देश के हाउसिंग सेक्टर उससे जुड़े युवा साथियों से कहा था कि वो हाउसिंग सेक्टर को न्यू इंडिया की ऊर्जा और आवश्यकता के हिसाब से गति दें। इसके लिए
देश और दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, हाउसिंग से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करें। आपकी मदद के लिए हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़े रहने को तैयार है, आपके साथ चलने को तैयार है, 2 कदम आगे जाने को भी तैयार है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये कॉन्फ्रेंस है। This is the second time I am interacting with those associated with the housing sector. This shows the desire of the government to keep engaging with you all, know more about your good work, understand your suggestions, and work towards a vibrant housing sector. It also shows your passion and commitment towards a strong housing sector that benefits the poorest of the poor in our country. I understand that members participating in this conference will either showcase innovative housing technologies or will learn from the new innovations that are being shown. This too is very valuable. साथियों, आज की कॉन्फ्रेंस या फिर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी टैलेंट की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि देश में शहरों का तेजी से विस्तार और विकास हो रहा है। भारत उन देशों में है जहां बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते नए घरों की आवश्यकता भी उतनी ही तेजी से महसूस की जा रही है। साथियों, हमारी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हृदय और अमृत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही शहरों के ट्रांसपोर्ट में बदलाव और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से घर बनाने की चुनौती है। साथियों, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए। हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। तीसरा, हमने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। और चौथा, इन सबके साथ साथ हमने हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। और मुझे याद है कि प्रगति की एक मीटिंग में, शायद आपको मालूम होगा ये मेरी प्रगति की मीटिंग क्या होती है, इसलिए मैं उसके विस्तार में जाता नहीं हूं। और प्रगति की एक मीटिंग में मैंने मंत्रालयों को ग्लोबल चैलेंज प्रोसेस अपनाने की सलाह दी थी। आज मुझे खुशी है कि आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के जरिए आप सभी यहां पर है। Friends, a house is not only for walls. It is that place where the power to dream comes and aspirations are fulfilled. A home is much about dignity and security as it is about shelter. It always shocked and saddened me that in a nation like ours, several people do not have their own home. We have been working to solve this situation in the form of the Pradhan Mantri Awas Yojana. It is my dream that every Indian has a Pakka house by 2022, and we are walking the talk in this regard. During our tenure,
Our 1.3 crore houses have been made already. To give you an idea of the scale, the previous government made only 25 lakh houses. The numbers speak for themselves. Our work does not stop at making four walls. We are ensuring the houses have water connection, power connection, Ujjwala connection, and other such facilities. The quality of house and the space per home has also improved in the last 4.5 years.